Hello and welcome all of you. Today we will be discussing one of the most requested and important topic, that is corporate governance. Before discussing the meaning of corporate governance, we have to understand what are various types of business organization. So basically there are three types of business organization. One is sole proprietor, other is partnership, and third one is the company form of organization. अब सोल प्रोप्राइटर में क्या होता है, इनिशियली जब बिजनेस स्टार्ट होता है तो एक सिंगल पर्सन नॉर्मली होता है. वो जो सिंगल पर्सन होता है वही सारा बिजनेस मैनेज करता है, वही सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करता है. मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा वो क्या कर सकता है, एक दो हेल्पर अपॉइंट कर लेता है जो उसका बिजनेस को स्मूथली रन करने में हेल्प करते हैं. और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं बिजनेस के वो सारे बिलोंग करते हैं सोल प्रोप्राइटर को. जितनी भी प्रॉफिट्स आ जाएंगे वो सारा सोल प्रोप्राइटर को बिलोंग करेगा. और लॉसेस हैं वो भी लॉसेस उसी को सफ़र करने पड़ेंगे. और एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि सोल प्रोप्राइटर के केस में जो सिंगल पर्सन है उसकी लाइबिलिटीज जो है वो अनलिमिटेड रहती है. मीन्स अगर लॉसेस हुए, आपने किसी से मनी क्रेडिट पे ली है या आपने बैंक से लोन लिया है और लॉसेस के कारण आप उसे फुलफिल नहीं कर पा रहे, तो इवन जो आपका ओनर है उसकी पर्सनल एसेट को सेल करके हम बिजनेस के लॉसेस को फुलफिल करेंगे. ये एक इम्पोर्टेंट फीचर आ जाता है सोल प्रोप्राइटर का. और सोल प्रोप्राइटर क्योंकि सिंगल पर्सन है, हमेशा मोस्टली उसके पास शॉर्टेज ऑफ फंड्स रहती है. तो जैसे जैसे बिजनेस एक्सपैंड करता है, व्हाट ही डू, ही मूव्स ऑन टू द पार्टनरशिप. पार्टनरशिप के केस में 2 और मोर पर्सन कंबाइन टुगेदर टू रन द बिजनेस. और जो वो बिजनेस रन करने के लिए हर एक पर्सन की जो रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हम एक पार्टनरशिप डीड प्रिपेयर करते हैं. उस डीड में हर एक पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेंशन कर देते हैं. इवन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी वो भी मेंशन होती है उस डीड में. बट इस केस में भी जो आपका इम्पोर्टेंट फीचर है लाइबिलिटी, जो इसकी प्रॉब्लम थी अनलिमिटेड लाइबिलिटी. पार्टनरशिप के केस में भी जितने भी पार्टनर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी जो है अनलिमिटेड ही रहती है. मींस उनके पर्सनल एसेट स्टेक पे रहेंगे. जितनी भी बिजनेस की ऑब्लिगेशन है उन्हें मैट करने के लिए उनके पर्सनल एसेट्स भी यूज किए जा सकते हैं. पार्टनरशिप के केस में भी फंड्स जो हैं वो एक सर्टन एक्सटेंट तक ही आपको अवेलेबल हो सकते हैं, बिकॉज देयर इज लिमिट टू नंबर ऑफ पर्सन वी कैन अपॉइंट एज पार्टनर. अनलिमिटेड पर्सन आपके पार्टनर्स नहीं हो सकते, आप एक लिमिट तक की हो सकते हैं. वो बैंकिंग और नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिफरेंट है, वो प्रिस्क्राइब किए हुए हैं पार्टनरशिप एक्ट में. तो पार्टनरशिप के केस में भी अब अगर हमें बिजनेस और एक्सपेंड करना है और आपको बहुत ज़्यादा फंड्स चाहिए तो देन हम थर्ड केस जो है कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में मूव करते हैं. अब कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन व्हाट हैपेंस, एक पर्सन होता है जनरली, वो क्या करता है जनरल पब्लिक को इनवाइट करता है कि यू कैन इन्वेस्ट इन आवर कंपनी. और आप मेरी कंपनी में जब इन्वेस्ट करोगे तो उससे जो आपके मनी इन्वेस्ट होगी प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू द रेशियो ऑफ योर इन्वेस्टमेंट हम आपको शेयर कर देंगे. प्रॉफिट जितना आपने इन्वेस्ट किया है तो उसको करने के लिए वो इनवाइट करते हैं पब्लिक को एक तरह से शेयर्स परचेज करने के लिए. और जो शेयर परचेज करता है उसको हम कहते हैं शेयर होल्डर. शेयर होल्डर्स जो होते हैं वही बिजनेस के रियल ओनर होते हैं. इन्होंने मनी इन्वेस्ट की होती है. और इस केस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में कंपनी को मैनेज जो कर रहा है वो सीईओ या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो उसके रिलेटेड सारे डिसीजन लेते हैं. तो शेयर होल्डर्स मनी इन्वेस्ट कर रहे हैं बट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर उसको मैनेज कर रहा है, उसको रन कर रहा है. तो दस देयर इज ए क्लियर सेपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप इन केस ऑफ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. बट इस कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे बेनिफिशियल थिंग है दैट इज लिमिटेड लाइबिलिटी. लिमिटेड लाइबिलिटी क्या है कि जब आप शेयर परचेज करते हो शेयर की जो वैल्यू है, शेयर की प्राइस 10 रुपीज है, तो जो शेयर होल्डर है एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम
वो सिर्फ 10 रुपीज के लिए ही लाइबल है। कंपनी चाहे लॉसेज इंकर कर रही है, उससे 10 रुपीज से ज़्यादा कभी भी नहीं डिमांड कर सकती। अब ये 10 रुपीज शेयर होल्डर से आप वन टाइम एक साथ भी ले सकते हो, और इट कैन बी पार्ट पेमेंट, जैसे आप 2 रुपीज ले रहे हो, फिर 5 ले रहे हो, फिर 3 ले रहे हो, इट कैन हैपन दैट वे ऑल्सो। बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम शेयर होल्डर जो है 10 रुपीज से ज़्यादा के लिए लाइबल नहीं होगा, मीन्स उसकी लाइबिलिटीज लिमिटेड है। बट इस केस में क्योंकि देयर इज सेपरेशन बिटवीन मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, कंपनी के रिलेटेड डे टू डे जो डिसीजन है उसको मैनेजमेंट देखती है, तो शेयर होल्डर्स को कंपनी के बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो इन मैनेजर से ही पता चलती है। देयर इज नो अदर सोर्स जहाँ से वो एक्वायर कर सके। तो नॉर्मली क्या होता है कि मैनेजमेंट के जो डिसीजंस होते हैं कई बारी वो शेयर होल्डर्स के इंटरेस्ट में नहीं रहते, या शेयर होल्डर्स डाउट करते हैं कि मैनेजमेंट उनको इंटरेस्ट को ध्यान में नहीं रखेगी वाइल टेकिंग एनी डिसीजन। तो इसीलिए इन दोनों के बीच में कन्फ्लिक्ट अराइज रहता है, दे एक ट्रस्ट के इशू भी आ जाते हैं बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो इसीलिए कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में इंश्योर करना कि सारी चीजें ट्रांसपेरेंट मैनर में हो, सो दैट मैनेजमेंट अनड्यू एडवांटेज ना ले और शेयर होल्डर ने जो मनी इन्वेस्ट किया उसका मिसयूज ना हो, इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस की रिक्वायरमेंट हुई। एंड सेकंड थिंग, बहुत ज्यादा पास में स्कैम्स अराइज हो गए थे, चाहे वो सत्यम का स्कैम हो सकता है, सत्यम कंप्यूटर में जो स्कैम हुआ था, जिसके कारण से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की इम्पोर्टेंस आज की डेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गई है। एंड अदर देन शेयर होल्डर्स और भी आपके पर्सन होते हैं जो कंपनी की वेलबींग पे इंटरेस्टेड होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं स्टेक होल्डर। शेयर होल्डर आगे जिन्होंने मनी इन्वेस्ट की थी, स्टेक होल्डर्स आगे एनी पर्सन हु हैज इंटरेस्ट इन द वेलबींग ऑफ द कंपनी, जैसे कस्टमर्स जो कंपनी से प्रोडक्ट परचेज कर रहा है उसको कंपनी में इंटरेस्ट होता है। फिर आपके सप्लायर्स, क्योंकि उन्होंने आपको रॉ मटेरियल सप्लाई किया है, मनी लेनी है, और उनका बिजनेस भी आपके बिजनेस ग्रोथ के साथ ही अफेक्ट होता है। फिर आपके एम्प्लॉयज आ जाते हैं, देन गवर्नमेंट आ जाती है क्योंकि उसने टैक्सेस लेने, सोसाइटी एट ए लार्ज क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो आप, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए कुछ करो, तो इन सबको कंपनी के वेलबींग में इंटरेस्ट रहता है। और इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन के ट्रांसपेरेंट मैनर में रन करने के लिए बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस यही इंश्योर करता है कि कंपनी उन रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करे। तो अब होप आपको कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कॉर्पोरेट का मीनिंग क्लियर हो गया। अब गवर्नेंस, कंपनी को गवर्न करने के लिए जो रूल है वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस आ गए। तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अगर हम मीनिंग देखें तो एक तरह से वो आ गया कोई भी सिस्टम जिससे हम कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल करते हैं, दैट इज नोन एज कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अब ये सिस्टम क्यों है? क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोसीजर, कस्टम्स, लॉज जो कंपनी को अफेक्ट करते हैं या उनसे एडमिनिस्ट्रेटर कंट्रोल करते हैं, वो सारे इस सिस्टम का पार्ट हो जाते हैं। इसीलिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस में जितनी भी पॉलिसीज कंपनी को डायरेक्ट करती हैं, कंट्रोल करती हैं, वो सारी इसका पार्ट है। अगर हम इसका फॉर्मल डेफिनेशन देखें तो कैडबरी कमेटी, जो कि वन ऑफ द पायनियर कमेटी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल्स जिन्होंने फर्स्ट फ्रेम किए थे, लंदन में ये अपॉइंट किए गई थी, उनके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस एक सिस्टम है जिससे हम कंपनी को डायरेक्ट और कंट्रोल करते हैं, और ये एक मैकेनिज्म है जिसमें कि हम वो सारी चीज़ों को इंक्लूड करते हैं जिससे कंपनी फंक्शन करती है, और ये इंश्योर करने की कोशिश करते हैं कि देयर आर वेरियस चेक्स और चेक्स प्लेस आ जाएं जिससे हम शेयर होल्डर्स, डायरेक्टर्स, एम्प्लॉयज, ऑडिटर, इन सारे को जो भी ये एक्शन हो रहे हैं कंपनी में, वट एवर थिंग्स दे आर टेकिंग प्लेस इन ए ऑर्गेनाइजेशन, उन्हें हम इंश्योर कर सकें और इनके एक्शंस के लिए इन पर्सन को लाइबल कर सके। एक और डेफिनेशन है इंडिया में इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी जो है, उसके अकॉर्डिंग कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या है? इट इज द एप्लीकेशन ऑफ बेस्ट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। जितनी भी कंपनी को रन करने के लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं
उसको इंक्लूड हम करते हैं। और ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या इंश्योर करता है कि जितने भी रूल्स रेगुलेशन फॉर्म किए गए हैं इंडिया में, चाहे वो कंपनीज एक्ट हो, चाहे वो फैक्ट्रीज के रिलेटेड एक्ट हो, उन सारों को ट्रू लेटर एंड स्पिरिट में कंपनी फॉलो करे। और सोसाइटी ने जो एथिकल स्टैंडर्ड फॉर्म किए हैं कंपनी के लिए उनको वो फॉलो करे, सो दैट वो ऑर्गेनाइजेशन वेल्थ जनरेट कर सके। और उस वेल्थ को, जो कि कंपनी का मेन मोटिव शेयर होल्डर्स की वेल्थ को मैक्सिमाइज करना होता है, तो वेल्थ जनरेशन हो जिससे वो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके। और जब वो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फुलफिल कर देगी तो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट होगी सारे स्टेक होल्डर्स की। ही विल बी एबल टू कीप ऑल द स्टेक होल्डर्स हैप्पी। कॉर्पोरेट गवर्नेंस इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर्स हैं जिन पे ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, जो आपको मैं बोल रही हूँ कि कंपनी को डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं, उसको हम उसको उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के लिए लायबल हम बनाते हैं। तो ये कॉर्पोरेट गवर्नेंस के 4 पिलर हैं। 1 इज अकाउंटेबिलिटी, फेयरनेस, ट्रांसपेरेंसी एंड इंडिपेंडेंस। अब हम एक 1 by 1 वी विल बी डिस्कसिंग दीज 4 पिलर्स, और इन्हीं 4 पिलर से आपको इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मीनिंग और इसकी नीड फर्दर और क्लैरिफाई हो जाएगी। सो कमिंग टू द फर्स्ट पिलर, दैट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मीनिंग होता है कोई भी पर्सन है उसको लायबल करना उसके जो भी डिसीजन लिए हैं इन द इंटरेस्ट ऑफ अदर। जैसे स्टेक जो आपके मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे वो डिसीजन ले रही है, तो उनके उन डिसीजन के लिए अकाउंटेबल आना। अगर कोई वो प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट में रिस्क भी और रिटर्न में, रिस्क और रिटर्न 2 मेजर कंपोनेंट होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के। तो जो मैनेजमेंट है ऑब्वियसली उनको रिटर्न चाहिए शेयर होल्डर्स को, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो बहुत ज्यादा रिस्की प्रोजेक्ट कर लें, तो दे आर लाइबल फॉर व्हाट एवर डिसीजन दे आर टेकिंग। तो ऐसे ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस के कंटेंट्स में जितने भी आपके चेयरमैन है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, जो भी कंपनी के वो रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं जिन पे उनकी अथॉरिटी है, वो बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द स्टेक होल्डर्स के यूज करना। नॉट ओनली शेयर होल्डर्स, जितने भी आपके स्टेक होल्डर्स हैं, जैसे कि शेयर होल्डर्स मैक्सिमम प्रॉफिट चाहते हैं, बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर दो इन्वायरमेंट जिससे इफेक्ट हो जाए। तो सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी देखना है, तो अकाउंटेबल आ जाएंगे वो अपने डिसीजंस के लिए। नेक्स्ट आ जाता है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मीनिंग आ गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, बिकॉज सेपरेशन है। तो सेपरेशन में अगर शेयर होल्डर्स को कोई डिसीजन लेना है तो वो ऐसे इंफॉर्मेशन उनके पास अवेलेबल होनी चाहिए जिससे वो इजीली डिसीजन ले सके और उन्हें अंडरस्टैंड कर सके कि एक्चुअल ट्रूथ क्या है। अब ये ट्रूथफुल डिसीजन वो अंडरस्टैंड किसी भी मैटर को शेयर होल्डर तभी कर पाएंगे जब उनके पास एडुक्वेट और टाइमली इंफॉर्मेशन होगी रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन। अब ये टाइमली डिसीजन, जैसे एनुअल रिपोर्ट में आपको डिविडेंड ही पे करना है, तो उनको कितना डिविडेंड पे करोगे, कब वो रिसीव करेंगे, ये इंफॉर्मेशन उनको क्लियर होनी चाहिए। तो इसी के लिए जो कंपनीज एक्ट है उसमें भी आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रेलेवेंट न्यूज़पेपर में ऑर्गेनाइजेशन के जो भी उसके कॉर्पोरेट अफेयर्स हैं, डे टू डे ऑपरेशन है, एनुअल रिपोर्ट की फॉर्म में उन्हें सारा कुछ ये डिस्क्लोज करना पड़ता है। इवन अगर कोई लिस्टेड कंपनी है, जैसे अगर कोई BSE पे लिस्टेड है कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो उनके लिस्टिंग के रिक्वायरमेंट्स होते हैं। आपको ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन, चाहे वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं भी हो, जैसे शेयर आपका कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में से किसी पर्सन ने रिजाइन कर दिया, तो इमीडिएटली आपको ये पब्लिक डोमेन में लाना पड़ेगा, इन्फॉर्म कराना पड़ेगा रेलेवेंट अथॉरिटीज को, सो दैट कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो एक प्रॉपर डिसीजन ले सके, उनसे कुछ हाइड ना हो। आपको जो भी डिसीजन है जिससे शेयर होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर्स इफेक्ट हो सकते हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी है। नथिंग शुड बी हिडन इन द ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट आ जाता है इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस का मीनिंग है जो भी
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या सीईओ डिसीजन ले रही हैं, दे शुड बी फ्री फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ अदर्स, शेयर होल्डर्स हो या गवर्नमेंट हो, किसी के भी इन्फ्लुएंस में आकर वो लोग डिसीजन ना ले रहे हो। अब इस गुड कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिक्वायर इंडिपेंडेंस ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, वो इम्पार्शियल डिसीजन ले रहे हो अपनी जजमेंट के बेसिस पे, इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उन्हें डिसीजन लेना है। और टॉप मैनेजमेंट अगर इंडिपेंडेंट होगी तभी ही कॉर्पोरेट गवर्नेंस ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर्ली एप्लीकेबल होगी, अदरवाइज कॉर्पोरेट गवर्नेंस सिर्फ वो नाम की रह जाएगी, इट विल बी ओनली ए मेयर ड्रीम, और आप सिर्फ दिखाने के लिए एक ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बन रहे हो, बट आपकी ऑर्गेनाइजेशन में अगर इंडिपेंडेंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं है तो दैट मीन्स आपके डिसीजन जो हैं कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। और लास्ट पिलर आ जाता है फेयरनेस। फेयरनेस का मीनिंग आ गया कि देयर शुड बी यूनिफॉर्मिटी एंड इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर कोई पर्सन है जिसके पास 25% स्टेक है, आप उसको कुछ और ट्रीटमेंट दे रहे हो, और जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं आप उनके इंटरेस्ट को कंसीडर ही नहीं कर रहे। तो इक्वल ट्रीटमेंट शुड बी गिवन टू द ऑल द शेयर होल्डर्स। इवन ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉपर फेयरनेस होनी चाहिए सभी एम्प्लॉयज को लेकर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेकर। ओनली देन वी विल बी एबल टू रन ए गुड ऑर्गेनाइजेशन। जितनी फेयर कंपनी होगी, शेयर होल्डर्स और अदर स्टेक होल्डर्स का उतना ज्यादा इंटरेस्ट होगा ऑर्गेनाइजेशन में, और उतनी ज्यादा वो फेयर होगी तो लोगों को लगेगा वो उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट भी है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का आपको मीनिंग क्लियर हो गया हो, और कॉर्पोरेट गवर्नेंस आपको क्लियरली पता चल गया हो कि ये कॉर्पोरेट लॉ से ज्यादा है कुछ। यहाँ पर लॉ जो कॉर्पोरेट लॉ क्रिएट किए गए हैं उसका ट्रू एंड लेटर एंड स्पिरिट में एप्लीकेबल हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन उसे फॉलो कर रही है, उसे इंश्योर करना है। और ये भी देखना है कि जो भी पर्सन है रिस्पॉन्सिबल है उन सारे लॉज को फुलफिल करने के लिए वो ट्रांसपेरेंट मैनर में डिसीजन ले रहे हो, वो अपने डिसीजन के लिए अकाउंटेबल हो, सो दैट शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट जो है वो टेक केयर किया जाए ऑर्गेनाइजेशन में, और ऑर्गेनाइजेशन एक प्रॉपर एफिशिएंट मैनर में रन की गई हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। होप आपको यह मीनिंग क्लियर हुआ। इन फर्दर लेक्चर्स वी विल बी डिस्कसिंग नीड, आपके वेरियस फैक्टर्स जो हैं जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को अफेक्ट करते हैं, एंड इन केस आपको कुछ और स्पेसिफिक टॉपिक्स चाहिए तो डू मेंशन इन द कमेंट बॉक्स। डू लाइक शेयर आवर वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।